में 2 सबमिट हुए हैं और एक पर उनका काम अभी चल रहा है। सर के 16 पाठ्य पुस्तकें हैं, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर हैं। सर 8 राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कर चुके हैं और 23 वेबिनार और 16 वेबिनार में विषय विशेषज्ञ के रूप में आपने शिरकत की है। ऐसे प्रख्यात विद्वान को हम अपने बीच पाकर बहुत गौरवान्वित मैं महसूस कर रही हूँ। और मैंने सर के साथ कई सेमिनार में शिरकत की है। सर से कुछ मैंने लिखना पढ़ना सीखा है। यदि पांडे सर ने मुझे बढ़ाया है तो मेरे व्यक्तित्व को गढ़ने का कार्य दीक्षित सर ने किया है और मैं सर जैसा ही बनना चाहती हूँ, सर जैसा कुछ करना चाहती हूँ और अपने बच्चों को लाभान्वित करना चाहती हूँ। अब मैं सर को आमंत्रित करती हूँ। श्रद्धेय दीक्षित सर, माइक टू ओवर दीक्षित सर। नमस्कार ममता मैडम, मैं अत्यंत आभारी हूँ शासकीय महाविद्यालय जयसिंह नगर का कि जयसिंह नगर ने मुझे मानव अधिकार दिवस पे अपने कुछ विचार रखने के लिए आमंत्रित किया। प्राचार्य जी का अत्यंत आभारी हूँ, ममता मैडम का, और अभी पांडे सर पांडे सर ने मानव अधिकार पे काफ़ी कुछ विस्तृत रूप से चर्चा की है। मानव अधिकार के जितने भी आयाम थे, ये 3 साल तो मेरे हो गए ना। देखिए किसी का मोबाइल ऑन है उसको बंद करें। फोन करो, पापा नंबर है। देखिए इसमें सर ने काफ़ी कुछ डिटेल में बताया, मानव अधिकार के जितने भी डायमेंशन थे सब बताए। निसंदेह मानव अधिकार पॉलिटिकल साइंस का एक विषय है, लेकिन तुमसे कह रहे मैं यहाँ पे आपके साथ जो चर्चा कर रहा हूँ वो मानव अधिकार की एक सारे डायमेंशंस पे चर्चा ना करके सिर्फ सामाजिक परिप्रेक्ष्य में चर्चा करूँगा। अभी पांडे सर ने थोड़ा डायमेंशन क्लियर करा है कि कोरोना काल में हम मानव अधिकार को कैसे देखेंगे। निसंदेह इतिहास में नहीं जाऊँगा, 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी शुरुआत की थी मानव अधिकार की, और अगर हम देखें तो भारतीय समाज की तो ये प्राचीन परंपरा है। भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र ही है जियो और जीने दो। जो मानव अधिकार में हम मेंशन करते हैं वो भारतीय संस्कृति ने बहुत पहले से ही वैदिक काल से जियो और जीने दो की परंपरा प्रारंभ की थी। यहाँ पे कहा गया कि समाज के हर प्राणी को जीने का अधिकार है और समाज के हर प्राणी का कर्तव्य है कि वह दूसरे प्राणी को भी जीने का, उसमें किसी प्रकार से बाधक न बने, उसके जीवन को आसान करे, जीवन को सरल करे, उसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करे। तो जियो और जीने दो हमारे यहाँ की एक शाश्वत परंपरा चली आई है और इसी में आप देख रहे हैं कि ये मानव अधिकार का पूरा व्यवधान या मानव अधिकार के जितने जो बनाए गए हैं प्रावधान इसमें निहित हैं। कुछ चीज़ें हैं जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, ये सारे मानव अधिकार के डायमेंशन आते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर हम देखें, जिसमें भारत की वैदिक परंपरा है जियो और जीने दो की, लेकिन सबसे ज़्यादा उल्लंघन अगर देखा जाए तो मानव अधिकारों का भारतवर्ष में होता है। आज ही जबलपुर के एक समाचार पत्र ने कोट किया है कि जबलपुर में कुछ आंकड़े दिए हैं, वो बताता हूँ। पिछले साल 343 केस आए थे मानव अधिकार के, एक साल में 12 महीने में 343 केस आए थे। और इस बार आप सोचिए अभी साल पूरा नहीं हुआ है और 4 महीने कोरोना के कारण मानव अधिकार आयोग बंद रहा, अर्थात 8 महीने में 219 केस आ गए। तो हर साल केस बढ़ते जा रहे हैं मानव अधिकार के। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। सामान्य तौर पे अगर अपन देखें तो भारतवर्ष में अभी भी आज़ादी के हमको इतना लंबा पीरियड हो गया, 73 साल हो गए हैं, लेकिन 14.3% बच्चों को ही पर्याप्त भोजन मिल पाता है। सिर्फ 14.3% बच्चों को, बाकी 85.7% बच्चों को पोषण आहार ही नहीं मिलता, उनको पर्याप्त आहार नहीं मिलता। जबकि आंगनबाड़ी भी हमारे यहाँ काम कर रही है, जो कुपोषण की संख्या बढ़ रही है वो इसीलिए, जिसको पर्याप्त भोजन का आधार ही नहीं है। बच्चे सिर्फ 14.3% पा रहे हैं भोजन। आप सोचिए कितनी बड़ी, लगभग 85% आबादी को भोजन नहीं मिल रहा, तो हम कैसे कहें यहाँ मानव अधिकार की पूर्ति हो रही है। एक और आंकड़ा देता हूँ, 64% भारत की जनता वयस्क है, यानी 18 साल से ऊपर जो मताधिकार का अधिकार उनको हमने वयस्क में लिया है, 64% है। 36% बच्चे आते हैं।
अब बच्चे जो कि किसी भी समाज के, किसी भी राष्ट्र का मूल आधार होते हैं, उन्हीं से नई जनरेशन आती है, नया राज गठित होता है, नया राष्ट्र बनता है, नया समाज। भविष्य वो हैं, बच्चे भविष्य हैं, लेकिन उन पे भारत सरकार सिर्फ 4% ही खर्च कर रही है। अब 4% अगर हम बच्चों पे खर्च करेंगे तो हम कैसे कल्पना कर सकते हैं अच्छे, सुखद और एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण की। 4% ये भी मौलिक अधिकारों का हनन है। दूसरी चीज़, आपने देखा होगा कि कार्यस्थल, कार्यालय, ये आए दिन यौन उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आपने विशाखा गाइडलाइन तैयार की है, जिसके अंतर्गत बहुत कठोर कानून है। घरेलू हिंसा अधिनियम बनाया 2005 में, वो भी है। लेकिन आप देखें, घरेलू हिंसा के प्रकरण भी बढ़ रहे हैं और यौन उत्पीड़न के भी बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस विभाग, गरीबी, महिलाओं पे बाल श्रमिक, बंधुआ मजदूरी, ये ढेरों आयाम है। अभी हमने अप्रैल में देखा था, अप्रैल मई में जितने दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, अहमदाबाद, सूरत, बेंगलोर से प्रवासी मजदूर जो हुए हैं, उनका जो पलायन हुआ था, वो मानवाधिकार का सबसे नंगा नाच था। मतलब आपने देखा कि 1,000 किलोमीटर बच्चों को गोद में लेके पैदल चलना कोई मानवीय दृष्टिकोण ही न था। जहाँ से, जिन राज्यों से या जिन कार्यस्थलों से उन्होंने अपना घर छोड़ा था, उनको अपने परिवार के साथ रहने की इतनी थी कि वो पैदल चलने को तैयार थे। लेकिन दूसरे जिलों में या दूसरे शहरों ने, कुछ लोगों ने तो उनको खान पान की व्यवस्था करी, लेकिन आश्रय नहीं दे पाए और उनकी नौकरी चली गई। दूसरी, अब इसी कोरोना काल में एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, अब इसको मैं मानव अधिकार से नहीं जोड़ रहा, लेकिन बता रहा हूँ कि आपने देखा होगा 25 मार्च से स्कूल कॉलेज सब बंद हैं। बच्चे घर में बैठ के अध्ययन कर रहे हैं। ऑनलाइन भी एक प्रकार से मानसिक रूप से उनको त्रस्त कर रहा है। मेंटल डिप्रेशन में हैं बच्चे। आज जो घर में हैं, खासतौर से बुजुर्ग और बच्चे जो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वो एक मानसिक तनाव में जी रहे हैं। उनके भी साथ उनकी अभिव्यक्ति समाप्त हो गई, उनको बोलने का अधिकार नहीं है। बुजुर्ग कहाँ जाएं, किससे मिलें? घर वाले कहते हैं कि सरकार की गाइडलाइन है कि जनरली 60 साल से ऊपर की आयु के लोग घर के बाहर ना निकलें। उनका घूमना फिरना, मित्रों से मिलना बंद। वो उतने मोबाइल कल्चर से उतने अभ्यस्त नहीं है, मित्रों में नहीं, तो उनका मिलना जुलना बंद हो गया। दूसरी चीज़, बच्चों को हमने घर में रखा है, बच्चे स्कूल कॉलेज बंद है, उनको तय ही नहीं कर पा रहे बच्चे। अभी 31 मार्च तक तो स्कूल बंद कर दिए गए हैं, कोई स्कूल नहीं खुलेंगे। कॉलेज हमने अभी ओपन बुक एग्ज़ाम कराया था, कुछ बच्चों को मज़ा आया, लेकिन मैक्सिमम हमने रिजल्ट देखा है कोई अच्छा नहीं। तो एक ये मानसिक प्रताड़ना है। हमने कहा है लोगों को अभिव्यक्ति होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, अपने बांधते जा रहे हैं, बाध्य कर रहे हैं। एक और उदाहरण आपने देखा होगा कि आजकल सरकार ने तय कर दिया, कोरोना काल के कारण, कोरोना से बचाव के लिए, कोविड-19 के स्प्रेड को रोकने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी मानवाधिकार का उल्लंघन करता है। उसमें कहा गया है किसी के यहाँ मिट्टी में 20 से आदमी ज़्यादा नहीं जाएंगे। अब किसी के, हमारे परिचित के या हमारे परिवार में किसी की अगर मृत्यु हो गई, कोरोना वालों को तो उन्हें गवर्नमेंट ने खुद ही करा कि वो करेंगे दाह संस्कार, परिवार को डेड बॉडी नहीं मिली। अब तो चाहिए, जो कोरोना से जिसकी डेथ हुई उसके परिवार को डेड बॉडी ही नहीं मिली। दूसरी चीज, जिनकी सामान्य मृत्यु हुई उसमें तय दिया कि 20 से ज़्यादा लोग नहीं जाएंगे। अब परिवार के लोग ही इतने होते हैं कि भारत संयुक्त परिवार है, एक ही परिवार में इधर उधर रहते हैं, अलग अलग रहते हैं जॉब के कारण, घर के कारण, लेकिन एक परिवार में ही 50-60 लोग आराम से हो जाते हैं। आप कह रहे हैं 25 से ज़्यादा नहीं जाए। अंतिम यात्रा में भी हम नहीं जा पाए। दूसरी चीज़, मैरिजेस जो है एक अभिव्यक्ति है। मैरिज एक सामूहिक प्रयास रहता है समाजशास्त्री दृष्टिकोण से। मैरिज संस्था तो है, लेकिन एक सामूहिक अभिव्यक्ति है। परिवार के सभी लोग होते हैं, मिलना जुलना होता है, मौन, मनोरंजन और हमारे व्यवहारों की अभिव्यक्ति रहती है। अब आपने उसने कह दिया 50 था, अभी उसको गाइडलाइन को चेंज करके 100 कर दिया, 200 लोग से ज़्यादा नहीं आएंगे। अब कुछ परिवारों में ही 250-300 लोग होते हैं, वो तो नहीं जा पा रहे, बच्चे हैं घर के, उनने कह देने भाई एक ही बच्चा जाएगा। फिर वहाँ पे भी है कि आपको मास्क लगा के रहना है, सैनिटाइज रहना, मतलब प्रतिबंधित रूप से कर रहे हैं। ये हमारी सारी अभिव्यक्तियाँ जो हैं, ये कहीं ना कहीं इसको हम देखते जा रहे हैं कि धीरे धीरे 73 साल के बाद भी हम सुखी जीवन नहीं दे पा रहे। अब तो और जब तक वैक्सीनेशन नहीं होता है, वैक्सीन नहीं आती, तो आप देखेंगे हमारे यहाँ की परिस्थितियाँ बहुत बिगड़ती जाएंगी और कहीं ना कहीं हम शासकीय नियमों के तहत प्रतिबंधित रहेंगे। शासन के नियमों में सरकार ने कह दिया सारी चीज़ आप ऑनलाइन करिए। वेबिनार में जयसिंह नगर कॉलेज में मेरे एक मित्र थे राधेश्याम त्रिपाठी जी, आजकल वो कटनी में हैं, प्रिंसिपल हैं बड़वारा कॉलेज के। वो मेरे अच्छे मित्र हैं, उनके साथ मेरा खूब है। मैं जब वो थे यहाँ पे मैं खूब आया कई बार, लेकिन अब जयसिंह नगर से मेरे को मोबाइल से ही कनेक्ट होना पड़ रहा है।
मेरी अभिव्यक्ति थी, मैं आपके साथ आता, वहाँ बैठता, बच्चों से फेस टू फेस इंटरेक्ट करता। यही चीज़ है हमारी, हम क्लास में जाएंगे, फेस टू फेस पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो बच्चों को अलग असर होता है, लेकिन अब कह दिया कि आप मोबाइल से पढ़ाइए। तो ये कहीं ना कहीं हमारे यहाँ की जो संस्कृति है कि जिए और जीने दो, सभी को स्वतंत्रता, समानता और अभिव्यक्ति का अधिकार मिले, वो प्रतिबंधित हो गई। कुछ उदाहरण मैं दूंगा, जैसे अभी सर ने किसान आयोग पे, किसान बिल पे जो चर्चा की थी, आप देखिए बंधक बना के रखा है। इसके पहले लास्ट ईयर भी दिसंबर में जो नागरिकता संशोधन अधिनियम आया था, उसके सीए के खिलाफ भी शाहीन बाग में प्रदर्शन हुआ था, और उसके दुख लोगों ने देखा कि उसके आसपास के लोगों को वो 3 महीने बंद रहा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में कोरोना के कारण जब पूरा लॉकडाउन हुआ तब हटा। अब फिर वही स्थिति बन रही है, दिल्ली बॉर्डर बंद कर दिया है। अब बताइए, हमको कहीं जाना है, किसी को दिल्ली जाना है, किसी को कुछ काम है, कुछ भी, वो जा नहीं सकता, प्रतिबंधित है। हड़ताल करने का ये कौन सा तरीका है कि आप पूरा रास्ता ब्लॉक कर दें? ठीक है, किसान भाई हमारे बिल से नाराज हैं, वो बिल को उचित नहीं मान रहे हैं, तो उनको भी कम से कम आम जनता को परेशान करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर किसान अन्नदाता है, किसान अन्नदाता है, लोगों को अन्न प्रदान करता है, सब कुछ करता है, लेकिन सरकार से बात करने के लिए दूसरा रास्ता लीजिए ना। आपने पूरा का पूरा रास्ता बंद कर दिया है। किसान हल चलाता है, हर चीज़ का हल, समाधान, सलूशन किसान के पास है, लेकिन हठ धर्मी के कारण वो सब हल जो है उनका एक जगह बंद के रह गया। ये मानवाधिकार का उल्लंघन है। दूसरी चीज़ आपने देखा होगा, हमारे यहाँ मैंने शुरू में कहा था, भारत में सर्वाधिक मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। सार्वजनिक प्लेसों में हम फ़ोन करते हैं, या कॉलेज में, स्कूल में, कहीं भी अगर हमारा फ़ोन आता है, हम काफ़ी चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं। हमारे बात करने के तरीके जो रहते हैं, हम काफ़ी लाउडली बात करते हैं, तेज़ आवाज़ में बात करते हैं। बाजू वाले को उससे कितनी परेशानी हो रही हम आप नहीं समझ सकते। दूसरी चीज़, सार्वजनिक कार्यक्रम जब होते हैं, मैरिज वगैरह होते हैं, तो मोहल्ले में या दशहरा का अवसर हो या धार्मिक आयोजन हो, हमारे घरों के आसपास जो मैरिज सेरेमनी होती है, इतना हल्ला होता है कि खासतौर से बुजुर्ग जो है साउंड पॉल्यूशन के कारण बहुत परेशान होते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं। ये कुछ मुद्दे हैं। दूसरी चीज़, एक बहुत बड़ा मुद्दा आपने देखा होगा, 1991 में जो हमारी नई आर्थिक नीति आई थी, तो न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी में वैश्वीकरण का जो प्रभाव हुआ, उससे मीडिया, फैशन और उपभोक्ता, कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता व्यवहार, ये पूरा का पूरा वैश्वीकरण का असर है। आज आप देखेंगे विज्ञापन जो है उपभोक्ता की रुचि और पसंद तय करता है। मेरी रुचि नहीं है कि मैं कौन सी शर्ट पहनूंगा, कौन सा टीवी लूंगा, कौन सा मोबाइल लूंगा, विज्ञापन तय करता है। विज्ञापन का प्रभाव इतना जाता है कि व्यक्ति को बाध्य करके रखा, उसकी अपनी स्वतंत्रता, उसकी अपनी सरलता, सहजता और आत्मनिर्भरता, अपरिग्रह जैसी चीज़ें जो सामाजिक मूल थे, वो समाप्त होते जा रहे हैं। आज कोई भी व्यक्ति सरल नहीं है, सहज नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है, क्योंकि सारा का सारा विज्ञापन की दुनिया है। विज्ञापन मीडिया जो है, मीडिया तय करता है। आपने देखा होगा टीवी चैनल्स में जितनी न्यूज़ आती है, मीडिया जैसा बताना चाहता है वो उस पर आपको विश्वास करना पड़ता है। सुशांत के केस में आपने देखा होगा बॉलीवुड में, फिर कंगना रनौत का केस देखा, बीएमसी का केस देखा, किसान आंदोलन, मतलब जो मुद्दा है, जैसा मीडिया के एक्सपर्ट जैसा चाहेंगे वो आपको। आज स्थिति है कि जिसने कभी किसान जानता ही नहीं, जो आदमी नहीं जानता कि खरीफ की फसल क्या है, रबी की फसल क्या है, वो किसानी का विशेषज्ञ है, कृषि का विशेषज्ञ होकर वो चर्चा कर रहा है, और वो हमको स्वीकार करना पड़ रही। तो हमारी अपनी सहज अभिव्यक्ति, हमारी अपनी संपत्ति, हमारी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, हम आयातित हो गए हैं। हमारे ऊपर जबरदस्ती आरोपित किया जाता है। हम आरोपित संस्कृति में, आरोपित व्यवहार में जी रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं मानवाधिकार का उल्लंघन है, जो बता रहा है कि हम स्वतंत्र नहीं है। हमको जैसा सरकार चाहेगी, जैसा मीडिया चाहेगा, सरकार और मीडिया दोनों मिल के तय करते हैं कि व्यक्ति को क्या चाहिए। सरकार जैसा चाहेगी वैसा नियम बना देती है, और मीडिया जैसा चाहता है वैसा हमारे सामने उसका प्रस्तुतिकरण करता है। तो कुछ उदाहरण मैंने आपके सामने रखने के प्रयास किए हैं कि देखिए आप इसको अगर अपन देखें पूरे वर्ल्ड को, तो 1950 के बाद से अगर अपन आते हैं, 1960 से 70 का दशक विकास और पुनर्निर्माण का था। इस समय पूरे वर्ल्ड में, भारत में भी और अन्य जगह भी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ, रिकंस्ट्रक्शन बहुत हुआ। फिर 1970 से 80 का दशक था, वो तेल संकट का था। पुराने लोग सब जानते हैं कि 1970 के समय में अरब राष्ट्रों का फिर वो ओपेक वगैरह बनाया गया, तेल संकट था, तेल नहीं मिल रहा था, पेट्रोलियम पदार्थ नहीं मिल रहे थे। फिर 1922 के बाद का जो दशक है उसको मैं
खोया हुआ दशक बोलता हूँ, जिसमें खो गए लोग। आगे दशक था, इसमें विस्थापन हुआ। भारतवर्ष में ही विस्थापन में कम से कम 6 करोड़ लोग, 6 करोड़ आबादी हमारी विस्थापित हुई है। अभी कम से कम 5 से 10 लाख लोग विस्थापित हो गए कोरोना काल में। उस समय भी बहुत सी परियोजना, बांध बने, बड़े बड़े परियोजनाएं, विद्युत परियोजनाएं बनाई गई, बांध बनाए गए, फ्लाईओवर बनाए गए। इन सब में गांव के गांव, जिसमें सर्वाधिक जो है देश की 4 से 5 करोड़ आदिवासी जनता विस्थापित हुई है। विस्थापन भी उनके मूल अधिकारों का हनन है। जिस माटी में हम वर्षों से रह रहे हैं, जहाँ हमारे पुरखे, हमारे 4-5 पीढ़ी रही है, उससे हमको बेदखल कर दिया गया कि नहीं, यहाँ तो फ्लाईओवर बनना है, यहाँ मल्टीप्लेक्स बनना है, यहाँ मेट्रो रेल जाना है, आपको ये जगह छोड़ना पड़ेगी। और ऐसी जगह भेज देते हैं जहाँ रहने के, जीवन यापन, अपने आप को स्थापित करने का कोई मापदंड ही नहीं रहता। ये कुछ मुद्दे हैं कि जिसके आधार पे आप देखेंगे भारत ही पूरे वर्ल्ड में है। और 1948 में जो विश्व संगठन, संयुक्त राष्ट्र संगठन ने तय किया था मानव अधिकार का, उसका इम्प्लीमेंटेशन तो हो रहा है, उसमें काफ़ी सकारात्मक परिणाम भी हुए हैं, लोगों को हक भी मिल रहा है। लेकिन फिर भी देखा जाए अभी भी राह हमारी अधूरी है, उतना हुआ नहीं। सांस्कृतिक या सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो पूरा का पूरा सिनारियो हमारा बदल गया है, और कोरोना काल में तो और ज़्यादा बदल गया है। हमको प्रतिबंधित होकर, हमको लाइफ स्टाइल हमारी बदल गई। बीच में तो आया था कि आप कहीं भी निकलेंगे आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु होना चाहिए, यानी अगर आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु नहीं है तो आपको प्रताड़ित किया जाएगा, आपको प्रतिबंधित किया जाएगा। आपको तय कर दिया गया कि आपको इस तरीके वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया। अब सोचिए, बड़े बड़े स्कूल कॉलेज आने वाले दिनों में, जिन स्कूल कॉलेजों में 2000 की छात्र संख्या है, वो सब बंद हो जाएंगे, आपको अपने घर से कराना है। तो हम अपनी अभिव्यक्ति नहीं, सरकार के द्वारा आरोपित अभिव्यक्ति सरकारी शासकीय नियमों में मन के हमको काम करना पड़ेगा। ये भी कहीं ना कहीं मानव अधिकार का उल्लंघन है। मनुष्य जो कि कहा गया है कि जन्म से ही उसको जीने का अधिकार दिया जाए, उसके साथ समानता का अधिकार हो, स्वतंत्रता का अधिकार हो, मतलब उसके जीवन यापन का एक माध्यम है। क्योंकि जियो और जीनो की हम संस्कृति जो थी भारत की, हमारी जो वैदिक संस्कृति चली आ रही है, जन्मजात अधिकार था मानव अधिकार कि जियो और जीनो दो। तो वो जियो और जीनो दो में अब धीरे धीरे बाधाएं आती जा रही, ब्रेक आता जा रहा। तो ये मानव अधिकार के जो नए, मैं सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। हालांकि पांडे सर ने मानव अधिकार के सारे मैग्ना कार्टा से लेके राज के कर्तव्य, राज के अधिकार, चाणक्य और रूसो, इन सभी के बारे में काफ़ी कुछ बताया था। मैंने उस सारे एंगल्स को टच नहीं करा। मैंने सिर्फ ये बताया है कि वास्तव में कहाँ कहाँ मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा, और नए डायमेंशन, चूँकि उन्हीं ने बताया था कि कोरोना काल में क्या क्या हो सकते हैं, वो बताया। दूसरी चीज़, एक बड़ी शर्मनाक बात है, हालांकि मेरे को नहीं कहना चाहिए, हम देखते हैं मानव अधिकार के सर्वाधिक केस आते हैं आपके पुलिस प्रशासन से। पुलिस के ऊपर आरोप लगते हैं, पुलिस ने ज्यादती की, पुलिस ने गलत किया। फिर इसके बाद स्वास्थ्य विभाग आता है कि स्वास्थ्य विभाग, अभी शहडोल जिले का बहुत आ रहा है, अनूपपुर शहडोल जिले में बच्चों की मृत्यु हो रही, रोज 2-3 बच्चे मर रहे हैं। उसमें आ रहा है कि स्वास्थ्य विभाग, डॉक्टर की अनदेखी, डॉक्टरों ने इलाज नहीं। स्वास्थ्य विभाग पे मानव अधिकार के काफ़ी केस लगते हैं। इसके बाद तीसरा एक डिपार्टमेंट है जिसपे कभी आरोप लगना नहीं चाहिए, लेकिन वो शिक्षा विभाग है। शिक्षा विभाग पे भी मानव अधिकार के केस होते हैं। उसमें होता है कि प्रिंसिपल ने छात्रवृत्ति नहीं दी, लड़के की छात्रवृत्ति नहीं आई तो प्रिंसिपल पे आरोप लग जाता है। भाई शासन ने या लड़के ने अपना फॉर्म गलत भरा है, उसके सर्टिफिकेट नहीं दिए हैं, और आप उस लड़के ने चला गया मानव अधिकार में कि देखिए प्राचार्य जी ने छात्रवृत्ति नहीं दी। अब प्राचार्य जी क्या करेंगे? दूसरी चीज, परीक्षा फॉर्म उसने गलत भरा है या फीस नहीं भरी, परीक्षा फॉर्म गलत दे दिया, और वो लगा देता आरोप प्राचार्य पे, कुलपति पे। तो देखिए शिक्षा विभाग पे भी मानव अधिकार के केस होने लगे। ये सारे कुछ आयाम हैं जो कि हमें सोचने के लिए चिंता करते हैं। शिक्षा विभाग जो सबको शिक्षित करता है, सबको ज्ञानवान बनाता है, सबको योग बनाता है, सभी को डायमेंशन देता है, वो भी आज मानव अधिकार के घेरे में आ गया। उस पर भी मानव अधिकार पे क्या आरोप लग रहे हैं। तो ये कुछ नए मुद्दे कि लैंगिक संवेदनशीलता को, हमको लैंगिक जो संवेदनशीलता है वो हमारे यहाँ नहीं है, उसको एक पाठ्यक्रम का विषय बनाया जाए, और मानव अधिकार को भी एक पाठ्यक्रम का विषय बनाया जाए, स्कूली शिक्षा से इन दोनों को चालू किया जाए। तो जो हमारे यहाँ लैंगिक संवेदनशीलता का विचारणीय मुद्दा है उस पर कुछ असर कम हो सकता है। दूसरी चीज़, मानव अधिकार की जो घटनाएं बढ़ रही हैं उनमें भी हो सकता है। पुणे में जयसिंह नगर गवर्नमेंट कॉलेज
के प्राचार्य जी द्विवेदी जी और ममता पांडे मैडम जो कि संयोजक हैं इनकी, उनका अत्यंत आभारी हूँ। और साथ ही साथ जयसिंह नगर एक छोटा सा कॉलेज है, मेरा देखा हुआ जब मैं आया था तब वो किराए के भवन में चल रहा था, बिल्डिंग बन रही थी, लेकिन जैसा कि मैडम ने बताया यहाँ 2000 छात्र हैं। तो मैं उन पूरे जयसिंह नगर महाविद्यालय परिवार का अत्यंत आभारी हूँ। समाज साथ में वास्किल मैडम है, उनका भी अत्यंत आभारी हूँ कि आपने मुझको इस अवसर पर बोलने का मौका दिया और गंभीरतापूर्वक धैर्यतापूर्वक आपने मेरी बात को सुनी। मैंने कुछ मुद्दे रखे हैं, अगर इस पर आप कुछ चर्चा चाहें तो मैं सहज आपके साथ शामिल हो सकता हूँ, आपके प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास करूँगा। और आपका अत्यंत आभारी हूँ। नमस्कार।